स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के विक्टोरियन एज के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के 3 इम्पॉर्टेंट पोयम के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और जानेंगे, जिनमें से उनका पहला पोयम है द प्रिंसेस, दूसरा है यूलिसेस और तीसरा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, तो आइए अब इसमें से हम सबसे पहला पोयम स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसेस, अ मिडली इज टेनिसन्स ब्लैंक वर्स नरेटिव पोएम। द प्रिंसेस नामक जो पोएम है जिसको टेनिसन ने लिखा है, यह ब्लैंक वर्स में लिखा है और यह एक नरेटिव पोएम है। ठीक है, इट इज़ पब्लिश्ड इन 1847। द प्रिंसेस नामक वर्क 1847 में प्रकाशित किया गया था। इट इज़ अ प्ली फॉर इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमन। यह पुरुष और महिलाओं का बौद्धिक समानता का एक दलील है। मतलब यह जो पोयम है द प्रिंसेस, यह पुरुष और महिला का बौद्धिक समानता का एक दलील है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंसेस। यह कहानी एक राजकुमारी की है। शी रिनाउंस द वर्ल्ड ऑफ मैन, जिसको ऐसा लगता है कि ये जो संसार है इस पर पूरा मानवों का अधिकार है, मतलब केवल मनुष्यों का ही ये देश है जिसमें प्रधानता केवल आदमियों को दिया जाता है, स्त्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, शी इस्टेब्लिश अ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। उस राजकुमारी ने एक वुमेन्स यूनिवर्सिटी खोला, मतलब इस महिलाओं का एक विद्यालय खोला। इन दिस यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में मेन आर नॉट अलाउड टू इंटर। मनुष्यों का मतलब आदमियों का उस यूनिवर्सिटी में आना अलाउ नहीं था। प्रिंसेस इडा इज बिथ्रोड टू अ प्रिंस इन इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब होता है बचपन। देखिए, प्रिंसेस इडा, ये जो राजकुमारी है उनका नाम है इडा। यह बिट्रोथ्ड मतलब मंगेतर हैं टू अ प्रिंस, एक राजकुमार की इन इन्फेंसी। मतलब कहने का, ये जो प्रिंसेस इडा है इनकी बचपन में ही मंगनी करा दी गई थी, मतलब शादी करा दी गई थी। शी इज द डॉटर ऑफ किंग गामा। यह किंग गामा की पुत्री थी। प्रिंसेस इडा इज बिथ्रोड टू अ प्रिंस इन इन्फेंसी। देखिए, उस राजकुमारी इडा का जो शादी, बिथ्रोड मतलब होता है मंगेतर। ठीक है, मंगेतर राजा, प्रिंस मतलब राजकुमार, इन फैंसी मतलब प्रिंसेस इडा की शादी जो है वो बचपन में ही एक राजकुमार से करा दी गई थी। शी इज द डॉटर ऑफ अ किंग गामा। वह किंग गामा की पुत्री हैं। द प्रिंस इंटर द यूनिवर्सिटी विद हिज 2 फ्रेंड। एक दिन होता क्या है कि राजकुमार अपने 2 दोस्तों के साथ उस महाविद्यालय में आते हैं। कौन से 2 दोस्तों के साथ? कैरल और फ्लोरिन के साथ। इन वुमेन्स डिस्गस मतलब स्त्री के वेशभूषा में, मतलब अपना भेष बदल कर वो उस कॉलेज में आए। बट लेकिन लेटर, बाद में, दे आर डिस्कवर्ड, बाद में उन दोनों को खोज लिया गया। दे हैव टू फाइट अ बैटल। उसके बाद उन सब में लंबे समय तक युद्ध हुआ, मतलब झड़प हुई, लड़ाई हुआ। एट लास्ट, और अंततः द प्रिंसेस रिटर्न द प्रिंस लव, और अंत में आते आते वो जो राजकुमारी थी वो राजकुमार से प्रेम करने लगती है। द पोएम हैज़ अ प्रोलॉग। इस कविता में एक प्रोलॉग है, मतलब प्रस्ताव है, और एक कंक्लूजन, और इसका एक निष्कर्ष भी निकलता है। इट्स प्रेजेंट द थीम ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। देखिए, यह कविता का जो थीम है वह स्त्रियों के लिए एक उच्च शिक्षा को दर्शाता है। इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, बहुत ही दिलचस्प तरीके से। द मैन बी मोर ऑफ वुमेन। इस संसार में
आदमी को स्त्री से ज़्यादा महत्व दिया गया है, दर्जा दिया गया है। सी ऑफ मैन सम पॉपुलर लाइन्स आर, और इस कविता की कुछ इम्पॉर्टेंट या प्रसिद्ध लाइनें भी यहाँ पे हैं, देखिए। मैन फॉर द फील्ड एंड women फॉर द hearth, men for the sword and for the needle see, men with the heart and woman with the heart, men to command and woman to obey, all else is confusion। इसका हिंदी भी जान लेते हैं। men for the field, इस कविता में जो राजकुमारी इड्डा है वो कहती हैं कि मनुष्य जो है वह फील्ड मतलब फील्ड वर्क करने के लिए है, बाहर का काम करने के लिए है, और वुमन फॉर द हर्थ, और स्त्री केवल चूल्हा चौका करने के लिए बनाई गई हैं। मैन फॉर द स्वॉर्ड, मनुष्य जो है वो तलवारों का काम करता है, मतलब युद्ध लड़ता है। युद्ध का मतलब होता है बाहरी काम करता है या बाहर जाकर कठिन परिश्रम करता है। एंड फॉर द नीडल से, और स्त्री जो होती है वो घर का छोटा काम करती है। मैन विद द हर्ट एंड वुमन विद द हर्ट, और मनुष्य के भी हृदय में प्रेम होता है और स्त्री के भी हृदय में प्रेम होता है, मतलब स्त्री और मनुष्य दोनों प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। मैन टू कमांड, मनुष्य जो है वो आर्डर देता है मतलब आदेश देता है, और स्त्री जो होती हैं टू ओबे, वो उसका आज्ञा का पालन करती हैं। ऑल इल्स इज कन्फ्यूज्ड, और हम सभी इसी में क्या है, कन्फ्यूज्ड हैं या कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा द प्रिंसेस नामक पोएम खत्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन द्वारा लिखा गया यूलिसिस नामक वर्क के इंट्रोडक्शन और उसके समरी को देखते हैं। यूलिसिस इज टेनिसन्स ड्रामेटिक मोनोलॉग इन ब्लैंक वर्स। यूलिसिस टेंसन द्वारा लिखा गया एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने जिस वर्क को ब्लैंक वर्स में लिखा है। ठीक है, कहने का मतलब यूलिसिस नामक जो वर्क है वह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इट इज बेस्ड ऑन दांतेस इन्फर्नो कैंटो 26। ठीक है, यह दांते के इन्फर्नो नामक वर्क के कैंटो नंबर 26 पर आधारित है। इट इज रिटेन इन 1833। यूलिसिस नामक वर्क 1833 में लिखा गया एंड पब्लिश्ड इन 1842, और इसे 1842 में प्रकाशित किया गया। इट रिफ्लेक्ट अ पैशन फॉर लव एंड एडवेंचर। यह कहानी मतलब यूलिसिस नामक कहानी रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है साहसिक कार्य के लिए और ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। यूलिसिस डज नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम। यूलिसिस अपना समय बर्बाद नहीं करना पसंद करता। He does not want to sit idly at home, और न ही वह आइडल है। आइडली मतलब होता है सुस्त, न तो वह सुस्त होकर घर पर बैठना चाहता है। He is not satisfied with his life, और यूलिसिस जो है वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। He feels that he has wasted time with his aged wife Penelope। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपना महत्वपूर्ण समय अपनी बूढ़ी पत्नी पेनेलोप के साथ बर्बाद कर रहा है। एंड द अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ एथिका, और एथिका के साथ में, और देखिए एंड द अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ एथिका, और एथिका के असभ्य लोगों के साथ वो अपना समय व्यर्थ कर रहा है। ही गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिका, वह एथिका की जिम्मेदारी गिव्स छोड़ देता है टू हिज सन टेलीमैकस हु इज फिट फॉर रूलिंग ओवर द सेवेज पीपुल। देखिए वो एथिका की जिम्मेदारी दे देता है किसको, टू हिज सन, अपने बेटे
टेलीमकस को दे देता है हु इज फिट फॉर रूलिंग ओवर द सेवेज, जो हिंसकों पर शासन करने में अच्छा है, मतलब जो हिंसकों को अपने काबू में रख सकता है। ही लिव्स होम विद हिज कंपेनियन टू गो एंड मिस्टीरियस वॉयज। देखिए, ही लिव्स होम, वह अपना घर छोड़ देता है, मतलब यूलिसेस जो है वह अपना घर छोड़ देता है विद हिज कंपेनियन, और अपने साथियों के साथ गो ऑन अ मिस्टीरियस वॉयज। अपना घर छोड़ने के बाद वह अपने साथियों के साथ एक रहस्यमयी जहाजी यात्रा पर चला जाता है। ही बिलीव्स, वह मानता है या विश्वास करता है दैट कि ओल्ड एज इज नॉट एन एज ऑफ रेस्ट। मतलब यूलिसेस को ऐसा लगता है कि जो ओल्ड एज होता है, जो बुढ़ापा होता है, वह एज बर्बाद करने का उम्र नहीं होता है। ऑनर कैन बी अर्न थ्रू हार्ड लेबर इवन इन ओल्ड एज। उसका ये मानना है कि बूढ़े समय में व्यक्ति को सम्मान कमाना चाहिए, और उस सम्मान कमाने के लिए व्यक्ति को हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम करना चाहिए, इवन इन ओल्ड एज, अपने इस ओल्ड एज में, मतलब बुढ़ापे में। He motivates his companion to do some noble deeds before death, और इसलिए वह अपने सभी साथियों को प्रोत्साहित करता है कि सभी लोगों को अच्छे काम करना चाहिए अपने मृत्यु से पहले। कम फ्रेंड, और वो अपने दोस्तों से कहता है, आओ दोस्तों, दिस इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। वो कहता है, दोस्तों मेरे पास आओ, यह ज़्यादा देर नहीं हुआ है अभी हमें अपना नया शहर बसाने में, मतलब हमें इस देश को और अच्छा बनाना है। नो डाउट टाइम एंड फेट हैव मेड देम फिजिकली वीक। देखिए, उसके बाद वो कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय और भाग्य मेड देम फिजिकली वीक। वो कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय और भाग्य हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। मतलब जब भी समय बीतता जाता है तो समय के साथ साथ इंसान जो है वो कमज़ोर होता जाता है और उसका भाग्य भी दबता जाता है, जो भाग्य पे विश्वास करते हैं। ठीक है, दे हैव अनएंडिंग स्ट्रगल विद अनसप्रेसिबल डिज़ायर टू स्ट्रीव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड। देखिए, दे हैव अनएंडिंग स्ट्रगल, उन्हें वो अनएंडिंग स्ट्रगल करते हैं, मतलब कभी न खत्म होने वाला संघर्ष करते हैं, विद अनसप्रेसेबल डिज़ायर, और अपनी इच्छा को बिना सहे हुए, मतलब बिना दबाए हुए, टू स्ट्रीव, वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं, टू सीक, हमेशा खोजते रहते हैं, टू फाइंड, और हमेशा पाने का प्रयास करते हैं, एंड नॉट टू इल्ड, बिना कहे। द पोएम शोज द हीरोइक टेम्परामेंट ऑफ यूलिसेस। यह कविता यह यूलिसेस के हीरोइक स्वभाव को दर्शाता है, एंड हिज कंपेनियन, और उसके साथियों के भाव को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूलिसेस नामक पोएम का इंट्रोडक्शन और समरी भी खत्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्क को देखते हैं। अब हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखा गया ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये एक लिरिक है, उसके हम इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। ब्रेक 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 इज टेनिसन्स लिरिक विच इज occasioned by the death of आर्थर हेलम in 1833। देखिए, ब्रेक 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 नामक ये जो पोएम है यह एक प्रकार का लिरिक है, विच इज occasioned by the death of आर्थर हेलम in 1833, जो 1833 में आर्थर हेलम के मृत्यु पर लिखा गया था। इट इज़ composed probably in 1834, इसे लगभग 1834 में लिखा गया था।
एंड पब्लिश्ड इन 1842 और इसे प्रकाशित 1842 में किया गया। इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स ग्रीफ, यह कवि के दुख को दर्शाता है। द पोएट यूजेस सिंबल्स ऑफ कन्वे हिज सेंस ऑफ ग्रीफ। देखिए, यह कवि के दुख को दर्शाता है। द ब्रेकिंग ऑफ द वेव ऑफ द सी जिएंट द स्टोन इज द ब्रेकिंग ऑफ द पोएट्स हार्ट। देखिए, जिस प्रकार से द ब्रेकिंग ऑफ द वेव, जिस प्रकार से धाराएं टकराती हैं और टकरा कर टूटती हैं ऑफ द सी, समुद्र की, अगेंस्ट द स्टोन। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से समुद्र की धाराएं या लहरें चट्टानों से टकराकर टूटती हैं, इस ब्रेक ऑफ द पोएट्स हार्ट, उसी तरीके से आज इस कवि का भी हृदय टूटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा द ब्रेक 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 पोएम मतलब लिरिक का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। ओके, बाय।